तो आज की जो हमारी ये क्लास है प्रशांत एशिया में समाजकारी का इतिहास पे हम लोग बातचीत कर रहे हैं। हिस्ट्री ऑफ सोशल वर्क इन एशिया पैसिफिक में। पैसिफिक आप ध्यान रखेंगे सभी लोग कि ये समाजकारी के इतिहास जो मैं आप लोगों से बातचीत कर रहा हूँ थोड़ा सा डीप में लेके चल रहा हूँ, ताकि अब हमारे पास समय है इनके बारे में अच्छे से जानकारी हो जाए, है ना। तो बेसिकली हमारे जो पेपर में पूछा जाता है वो तो केवल आप लोगों से अमेरिका से और ब्रिटेन से उठाता है, परंतु ये भी नाम थोड़ा सा ध्यान में रहेगा तो और अच्छी बात रहेगी आप सबके लिए। ठीक है, तो एमपी सेट के लिए इम्पोर्टेंट रहेगी क्लासेस, यूजीसी नेट के लिए भी इम्पोर्टेंट रहेगी, एमएसडब्ल्यू बीएसडब्ल्यू के लिए ये इम्पोर्टेंट तो है ही। ठीक है, तो अगर मैं आपसे बात करूं कि वर्तमान में समाजकारी का जो विषय था वह एक दान आधारित परंपरा से परिवर्तित होकर एक व्यवसाय के रूप में स्थापित हुआ, ये बात आप जानते हैं। वही प्रक्रियाएं जो है प्रशांत महासागर में भी आप लोग प्रशांत महासागर कह रहा हूँ, प्रशांत एशिया के जो समाजकारी है इनके इतिहास के बारे में भी आप लोगों को लिखना पड़ेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, वर्तमान में जो समाजकारी विषय है यह दान आधारित परंपरा से होते हुए व्यवसाय के रूप में स्थापित हुआ है, और समाजकारी जो व्यवसाय हुआ है वो 20वीं शताब्दी से हुआ है। इस बात को भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। वर्तमान में इसका जो संबंध रहा सामाजिक विकास की चुनौतियों से जोड़ा गया है, इस चीज़ को आप लोगों को ध्यान में रखना होगा। अब देखिए अगर पेपर में आप लोगों से, देखिए यहाँ पर मैंने मेंशन भी कर रखा है, एमपी सेट के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, यूजीसी बीएसडब्ल्यू और एमएसडब्ल्यू के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा डिस्क्रिप्टिव के रूप में, आप कैसे प्रश्न आता है कि एशिया में समाजकार्य विषय का उद्गम तथा विकास पर वर्णन करें, इस तरीके से आप लोगों के सामने जो है प्रश्न देखने को मिलते हैं, है ना। और भी मैंने प्रश्न ले रखा है, जैसे मैं कहूँ कि प्रशांत क्षेत्र में समाजकार्य विषय का उद्गम तथा विकास लिखें, प्रशांत क्षेत्र की बात हो रही है, या आपसे एशिया में समाजकार्य विषय का उद्गम और विकास करें तो भी प्रश्न यही रहेगा उत्तर उसके। दूसरा प्रश्न ये है कि दक्षिण एशिया के अंतर्गत, देखिए अभी हम बात करने वाले हैं इसके अंतर्गत कई और भी प्रश्न बनेंगे, तो ऐसे भी प्रश्न आ सकते हैं कि दक्षिण एशिया के अंतर्गत श्रीलंका में समाजकार्य का उद्गम और विकास को स्पष्ट करें आप लोग। ठीक है, तो एक ही प्रश्न है, वो 3-4 तरीके से पूछे जा सकते हैं आप लोगों से। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप लोग। देखिए आप लोग यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि एशिया में समाजकारी विषय के बारे में उद्गम और उसके विकास की बात कर रहा हूँ मैं आप लोगों से। ये वाला जो पार्ट है बेसिकली एशिया का पार्ट कहलाता है, आप लोगों को पता होगा, आप लोग जानते भी होंगे, है ना। ये पार्ट क्या कहलाता है? एशिया का पार्ट कहलाता है। जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे तो और स्पष्ट हो जाएगा। देखिए ये एशिया महाद्वीप है, इस तरीके से समझ लीजिए। क्लियर हो रहा है ना? बताइए, ये जो क्षेत्र है हम बात करें इसमें तो कई देश आते हैं इसमें। अगर हम बात करें, इसी एशिया महाद्वीप को 4 भागों में डिवाइड किया गया था। कितने भागों में? 4 भागों में डिवाइड किया गया है। तो एक आपका आता है दक्षिण एशिया, और दक्षिण एशिया की बात होती है तो क्या आप इसे कहना उचित समझेंगे? बताएं, दक्षिण एशिया बताइए एक बार। बिल्कुल। और उसके बाद जब हम बात करें तो पूर्वी एशिया किधर बन जाएगा आपका? ये बन जाएगा आपका पूर्वी एशिया। हाँ जी। और जब मैं आपसे बात करूंगा यहाँ पे एक मध्य एशिया होता है, तो मध्य एशिया आपका यही पार्ट रहेगा बीच का। ठीक है, मध्य एशिया बन जाएगा। तो 4 भागों में है, अगर आप नाम लिखना चाहते तो लिख लीजिए। एक आपका आता है दक्षिण एशिया, 4 भागों में डिवाइड किया गया था। दूसरा आपका आता है दक्षिण पूर्व एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया। तीसरा आपका आता है पूर्वी एशिया। चौथा आपका आता है मध्य एशिया। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि प्रश्न आपसे दक्षिण एशिया से पूछा गया है कि दक्षिण पूर्व एशिया से पूछ रहा है कि पूर्वी एशिया से पूछ रहा है कि मध्य एशिया से प्रश्न पूछ रहा है। ये 4 भागों में डिवाइड किया गया है, एशिया महाद्वीप को 4 भागों में विभाजित किया गया है, इस बात को ध्यान रखेंगे। अब इनके बारे में थोड़ा सा कि हम लोग यहाँ पे समझने का प्रयास करते हैं। शुरुआत करते हैं सवाल को। देखिए दक्षिण एशिया के बारे में कहा गया है, दक्षिण एशिया है हमारे सामने ये। तो दक्षिण एशिया में देशों में अगर हम बात करें तो इसमें आपको ध्यान रखना होगा, एक तो भारत आ जाएगा आपका, पाकिस्तान आ जाता है आपका, फिर उसके बाद आपका बांग्लादेश आ जाता है, फिर आपका श्रीलंका आ जाएगा, नेपाल हो जाता है, ठीक है, भूटान तथा मालदीव। इतने, हालांकि और भी देश हैं लेकिन इतने देश जो है शामिल किए गए हैं, इनको आप ध्यान रखेंगे, इतने देशों के बारे में।
अब आपको थोड़ा सा, जैसे आपने लिखा दक्षिण एशिया, पहले तो शुरुआत में आप लिखेंगे कि एशिया महाद्वीप को 4 भागों में डिवाइड किया गया, और फिर एक आप हेडिंग डालेंगे दक्षिण एशिया, तो कुछ आप देश का नाम लिख सकते हैं। भारत हो गया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान तथा मालदीव शामिल किए गए हैं। कहाँ? दक्षिण एशिया में। ठीक है, तो एक व्यवसाय के रूप में समाजकारी केवल भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका में ही विकसित हुआ है। अब ये भी बात ध्यान रखने वाली बात है हम लोगों के लिए कि अगर मैं आपसे कह रहा हूँ कि एक व्यवसाय के रूप में समाजकारी कौन कौन से देश में विकसित हुआ है, तो आप ध्यान रखिएगा, वह है भारत आपका। ठीक है, नोट करते रहिएगा। दूसरे नंबर पे आपका आ जाएगा बांग्लादेश, और तीसरे नंबर पे आपका क्या बन जाता है? श्रीलंका। ये 3 देशों के बारे में आपको पूछा जा सकता है, पेपर में भी आपकी इन्हीं 3 देशों से ही प्रश्न आते हैं। तो केवल इन दक्षिण एशिया में यही केवल 3 देश हैं, है ना, इसको आप ध्यान रखना है। अच्छा, बांग्लादेश में समाजकारी का एक नए विषय के रूप में अस्तित्व में आया था, ये बांग्लादेश में। ठीक है, एक नए, तो बेसिकली अगर हम बात करें औद्योगिकीकरण, नगरीकरण और भूमि विहीनता, जनसंख्या में वृद्धि जैसी समस्याएं अधिक थी, अधिक जटिल थी। ये बांग्लादेश की बात कर रहा हूँ। अधिनियमित दान के विचार पर जाति आधारित संगठन या धर्म आता था, जिसमें अगर हम बात करें सामाजिक समस्याओं पर नियंत्रण की बात किया गया। तो बांग्लादेश में समाजकारी को गति देने वाले 2 महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट जो हैं आपके कंपोनेंट आते हैं। बांग्लादेश में जो समाजकारी को बढ़ावा दिया है ना बांग्लादेश में, वो 2 इम्पोर्टेंट कंपोनेंट आते हैं आप लोगों के लिए। एक आपका बन जाता है, इसमें नोट भी करना है, कर लीजिएगा आप सभी लोग। तो एक बनता है वैज्ञानिक दिशा की आवश्यकता थी, वैज्ञानिक दिशा। ठीक है, आवश्यकता, पहली पॉइंट नोट करिएगा आप लोग। दूसरी पॉइंट, यहीं अगर हम बात करें आप लोगों से, तो कार्यक्रम को सही दिशा को निर्देशित करना, कार्यक्रम को सही दिशा में निर्देशित करना, कार्यक्रम को सही दिशा में निर्देशित करना। तो ये 2 ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, और ये बांग्लादेश में समाजकारी को गति देने के 2 कंपोनेंट हैं बांग्लादेश में, एक वैज्ञानिक दिशा वाला और एक कार्यक्रम को सही दिशा देने वाला। तो ये एक व्यवसाय नेताओं की आवश्यकताओं पर आधारित था आपका जो ये कार्यक्रम वाला है, ये व्यावसायिक नेताओं पर या नेतृत्व वाली जो भूमिका होती थी उस पर यह आधारित था। ठीक है, फिर कहता है यहाँ पे अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं, मैंने लिखा भी है कि बांग्लादेश में समाजकार्य शिक्षण का प्रथम पहल किया गया 1953 में। ध्यान रखेंगे, बांग्लादेश में समाजकार्य शिक्षण का जो प्रथम पहल हुई थी 1953 में समाजकार्य पाठ्यक्रम प्रारंभ होने के साथ हुई थी। इसी के समय ये स्टार्ट हुई थी। हालांकि 1955 में अगर हम बात करें या 56 की बात करें, 55 या 56 के दौरान में ढाका, बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका है ना? हाँ, तो ढाका में समाजकार्य में जो जो व्यवसाय शिक्षण हुआ यहीं से प्रारंभ हुआ था, ढाका में ही। अब शिक्षण स्टार्ट हुई थी कब? 1953 में। ये पहली पॉइंट। दूसरी पॉइंट ये कि ढाका से समाजकार्य व्यवसाय शिक्षण प्रारंभ हो गया, और ये बात हुई 1955 से। तो यहाँ पे देखो, व्यावसायिक मैंने नहीं लिखा है, केवल शिक्षण का पहल मैंने लिखा है, लेकिन 55 में मैंने व्यावसायिक शब्द बोल रहा हूँ, इसलिए आप इसे ध्यान रखेंगे। और कहाँ से? बांग्लादेश, ढाका से। ठीक है, फिर अगर हम बात करें तो 1957 आता है आपका, 1957 आता है। नाम ने आप लोगों ने नाम तो सुना ही होगा इसके बारे में। तो 57 में ढाका विश्वविद्यालय में एक समाज कार्य विद्यालय प्रारंभ करने का प्रस्ताव रखा गया था। अब 1957 में क्या हुआ है, इस बात को ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, कि ढाका में ही विश्वविद्यालय में एक समाज कार्य विद्यालय प्रारंभ हुआ था। तो समाज कार्य का विद्यालय जो प्रारंभ हुआ है वो कब हुआ है? ढाका में 1957 में हुआ है। हाँ, बस ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इतनी चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखना है। आपको बता दूं, एक समाजकार्य वैज्ञानिक विद्वान थे जिनका नाम था डॉक्टर जे.जे.ओ. मुर्रे। ठीक है, जे.जे.ओ. मुर्रे। इन्होंने समाजकार्य का अध्ययन करने के लिए संस्थान आवश्यकता की खोज के लिए नियुक्ति किया गया और समाजकार्य विद्यालय स्थापित करने का सुझाव सरकार को दिया था। तो जो समाज कार्य विद्यालय का सुझाव दिया था बांग्लादेश में, वो जे.जे.ओ. मुर्रे जी ने दिया था कि भाई ढाका में एक विश्वविद्यालय हो जो समाज कार्य पर आधारित हो।
इस तरीके की बात इन्होंने यहाँ पे कही थी, याद रखेंगे आप सभी लोग। और 1957 में ही और 58 में ही मंत्रालय ने ढाका में विश्वविद्यालय में जो है विद्यालय गठन के लिए अनुदान दे दिया, यानी फाइनेंस जो भी आते हैं, जो भी पैसे वगैरह खर्च होंगे वो उन्होंने प्रोवाइड करा दिया। और ये बांग्लादेश की जो सरकार ने 1958 में किया था, 1958 में दिया था। तो उसी समय एक समाज कल्याण विद्यालय स्थापित भी हो गया। तो अब ध्यान रखिएगा, विद्या यहाँ पर 1953 में क्या हुआ, 1953 में प्रथम बार शिक्षण जो है पहल की गई शिक्षण की। 1955 में क्या हुआ और 56 में क्या हुआ, समाज कार्य व्यवसाय शिक्षण प्रारंभ हुआ, व्यवसाय शिक्षण प्रारंभ हुआ। 1957 में क्या हुआ, 1957 में समाज कार्य विद्यालय प्रारंभ करने का प्रस्ताव आया था। ये क्या हुआ, प्रस्ताव आया। फिर उसके बाद 1958 में क्या हो गया, ढाका विश्वविद्यालय में समाज कल्याण विद्यालय स्थापित हो गया। तो ये 4 वर्ष जो मैंने क्रम में लिखे हैं, इन चारों वर्ष को आपको ध्यान रखना होगा जो बांग्लादेश को रिलेट करता है उनके संबंध में। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थी आप लोगों के लिए ये, ठीक है। कोई डाउट तो नहीं है ना यहाँ तक, बता दीजिए। हाँ सब क्लियर है। चलो बहुत बढ़िया, आगे बात करते हैं फिर। हालांकि उसके बाद हम लोग देखेंगे श्रीलंका के बारे में, थोड़ा थोड़ा समय हर देश के बारे में जान। अच्छा, डीप में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को, बशर्ते जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं प्रशांत एशिया के बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग, उन्हीं चीज़ों को हम लोग ध्यान देंगे। श्रीलंका की बात करते हैं हम लोग, बहुत ही इम्पोर्टेंट ये भी है, जैसे कि कभी कभी प्रश्न आ जाता है कि श्रीलंका में, श्रीलंका में आपने एक नाम सुना होगा सिलोन करके, ठीक है। तो सिलोन एक शब्द है, ध्यान रखिएगा आप लोग। ये शब्द जो है आप लोगों को कहाँ पर मिलेगा, ध्यान दीजिएगा, ये मिलेगा आपको श्रीलंका में, ठीक है। नोट कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट शब्द है हमारे लिए ये सिलोन। और इसी के अंतर्गत अगर मैं बात करूं, एक ब्रिटिश उपनिवेश था, इसी में एक ब्रिटिश उपनिवेश था जो 1948 में स्वतंत्र हुआ, जो 1948 में स्वतंत्र हुआ। तो श्रीलंका में बेसिकली 74, हालांकि कुछ परसेंटेज बताए गए हैं इसमें कि भाई कितने साक्षर लोग, जैसे भारत में बताया जाता है वैसे श्रीलंका में बात हो रही थी, है ना, कि साक्षर कितने कितने औपनिवेशिक ब्रिटिश लोग हैं, इस तरीके की बात हो रही थी। मतलब वो डाटा हमें ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है उसमें। तो जीवन प्रत्याशा उसमें जो बताया गया था श्रीलंका में वो 74, और साक्षरता जो दर बताई गई थी वो 9%। तो श्रीलंका में एक पॉइंट याद रखेंगे आप लोग, 74% जो है वो 74 वर्ष जो बताया गया है वो क्या है, जीवन प्रत्याशा है, वो क्या है, जीवन प्रत्याशा है। ये श्रीलंका की बात कर रहा हूँ। और 9% जो बताया गया वो साक्षरता दर बताई गई, साक्षरता दर बताई गई थी श्रीलंका में। तो श्रीलंका की प्रति व्यक्ति आय कम है, तो श्रीलंका में समाज कार्यों की जो गति होगी वो जाहिर सी बात है धीमी होगी। कैसी होगी, वो धीमी ही होगी, है ना, सिंपल सी बात है। तो इसके 3 कारण हो सकते हैं, इसके 3 कारण हो सकते हैं। वो 3 कारणों को भी आप इसमें चाहो तो मेंशन कर सकते हो। नंबर 1 की अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो इसके अंतर्गत बताया गया कि पहला कारण राजनीतिक दर्शन है। 3 कारण में पहला कारण बताया गया राजनीतिक दर्शन है, ठीक है। और स्वतंत्रता के बाद श्रीलंका को एक कल्याण राज्य घोषित किया, जिसके कारण उसमें सार्वभौमिक कल्याण सेवाएं जो है देना प्रारंभ कर दी गई। 1978 में बाजार आर्थिकी की जो नीति थी उसको अपनाई। तो श्रीलंका में आप ध्यान रखेंगे यहाँ पर बाजार आर्थिक की नीति कब अपनाई गई है, बाजार आर्थिक की नीति, बाजार आर्थिकी नीति कब अपनाई गई, तो 19 आप लोग नोट कर लीजिएगा, 1978 में अपनाई गई थी श्रीलंका में, है ना। शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर व्यय को कम नहीं किया गया, जिसके कारण समाज कार्य का जो विकास था वो बहुत प्रभावित रहा, ठीक है। तो ये पहले कारण था जहाँ रिप्रेजेंट हो रहा था हमें राजनीतिक कारण या राजनीतिक दर्शन के रूप में। दूसरी बात करते हैं अगर हम लोग, तो दूसरा जो कारण था वो श्रीलंका में धार्मिक समूह विद्यमान था। उसमें क्या था, धार्मिक समूह जो था विद्यमान था। अच्छा, ये क्या होता है आपको बता दूं कि श्रीलंका में जब धार्मिक समूहों का विद्यमान की बात होने लगी तो इसमें आपको बताऊं बुद्धिस्ट, हिंदू तथा मुसलमान, तो 3 चीज़ें यहाँ पे आप चाहो तो लिख सकते हैं आप लोग, एक बुद्धिस्ट, हिंदू और मुसलमान। इनके अपने रीति रिवाज तथा परंपराएं हैं,
तो इन धर्मों में निर्धन को दान देना और उनकी सहायता करना एक सदाचार माना जाता था। इसलिए लोग जो हैं समाज कार्य को एक अलग व्यवसाय के रूप में समाज कार्य को विकसित करने पर अधिक ध्यान नहीं दिया था। ठीक है, तो ये अपने अपने ही धर्मों का विकास पे बात कर रहे थे बेसिकली। जो जाहिर सी बात है, आपको पॉइंट ही बता रहा है कि मैं सामूहिक गतिविधियों पर ही इन्वॉल्व रहूँगा और वो भी धार्मिक तरीके से। ठीक है, तो दूसरा कारण बेसिकली ये रहा जो ध्यान नहीं दिया गया व्यवसाय समाज कार्य पे। तो ध्यान रखिएगा, श्रीलंका में धार्मिक समूह विद्यमान था जिससे बुद्धिस्ट, हिंदू, मुसलमान और उनके जो हैं रीति रिवाज परंपराएं थीं अपने। तो धर्मों में निर्धन को दान देना और उनकी सहायता करना एक सदाचार माना जाता था। इसलिए लोग समाज कार्य को एक अलग व्यवसाय के रूप में समाज में विकसित करने पर अधिक ध्यान नहीं दिए। ठीक है, ये दूसरा कारण था। तीसरी कारण की बात अगर हम लोग करें तो तीसरा कारण आप चाहो तो लिख सकते हो, आपका बनेगा तीसरा रीज़न समाज मूलक। समाज मूलक, अब ये क्या था तीसरा समाज मूलक पे ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। पहला आपका क्या था, आपका पहला बाजार आर्थिक पर आधारित था, तीसरा आपका धार्मिक समूह पर विद्यमान था और दूसरा धार्मिक समूह पर विद्यमान था और तीसरा जो था वो समाज मूलक पे था। समाज मूलक क्या है, समाज मूलक का मतलब कि पारिवारिक, पहला तो राजनीतिक दर्शन पे आधारित था। सॉरी हाँ, राजनीतिक दर्शन पे आधारित। तो जो बाजार आर्थिकी पर बात कर रहा था, बिल्कुल राजनीतिक दर्शन। ठीक है, करेक्ट, जो बाजार आर्थिकी पर आधारित था। जो समाज मूलक है तीसरा वाला, ये बेसिकली परिवार के सदस्यों के दृढ़ बंधन की प्रवृत्ति के कारण था। तो यहाँ समाज सेवा कार्यक्रम को विकसित करने से लिए जो है राज्य बहुत सुस्त था, है ना, राज्य बहुत सुस्त था। तो यहाँ पे बेसिकली पारिवारिक सदस्यों के दृढ़ बंधन की प्रवृत्ति के कारण इसको समाज मूलक माना गया था। तो श्रीलंका में 3 प्रमुख विभाग भी हैं, एक समाज सेवा विभाग है, एक ग्रामीण विकास विभाग है, एक परिवीक्षा विभाग है। ठीक है, परिवीक्षा विभाग जनता की समाज कल्याण आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जिम्मेदार होती है। तो 3 आप लोग ये भी ध्यान रखेंगे, श्रीलंका में 3 क्या हैं आपके, 3 प्रमुख जो है विभाग हैं। क्या है ये विभाग है 3, कौन कौन से हैं 3, समाज सेवा विभाग, ग्रामीण विकास विभाग और परिवीक्षा विभाग, और ये था जनता पे आधारित था। ठीक है, अब बात करें अगर हम लोग तो यहाँ आप देख सकते हैं 1952 में सिलोन समाज कार्य संस्थान की स्थापना हुई। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, श्रीलंका के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहा हूँ आप लोगों से। 1952 में सिलोन जो है समाज कार्य संस्थान की स्थापना हुई और श्रीलंका में समाज कार्य की प्रथम पहल ये मानी गई। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। और सन 1964 में सिलोन स्कूल ऑफ सोशल वर्क के नाम से इसी का जो है पुनर्नामकरण किया गया, या आप कह लीजिए कि इसका नाम बदला गया। ठीक है, जो सिलोन समाज कार्य संस्थान रखा गया था इसका नाम परिवर्तित हुआ 1964 में, और 1964 में आपको कहा गया कि सिलोन स्कूल ऑफ सोशल वर्क के रूप में इसका नाम रखा जाए। तो सन 1978 से, और ये 64 में रखा गया, सन 1978 में, 1978 मतलब 1978 में समाज कार्य का 2 वर्षीय डिप्लोमा प्रारंभ कर दिया गया। 2 वर्ष का जो था डिप्लोमा श्रीलंका में ये प्रारंभ हो गया, MSW वाला। ठीक है भाई, ये आप ध्यान रखिएगा, 2 वर्षीय डिप्लोमा प्रारंभ हुआ। अब एक अधिनियम के द्वारा इसे जो है हम लोग किस नाम से जानते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डेवलपमेंट के रूप में स्थापित हो गया। अब ये जो 2 वर्षीय था स्टार्ट हुआ, इसी को किस नाम से जाना गया, 2 वर्षीय वाला जो इंस्टीट्यूट या डिप्लोमा प्रारंभ हुआ, तो वो बेसिकली एक अधिनियम के द्वारा यह एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डेवलपमेंट के रूप में स्थापित हुआ। तो अब संस्थान जो थी समाज कार्य में स्नातक उपाधि, डिप्लोमा पाठ्यक्रम, प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम इत्यादि को संचालित करता था। ठीक है, तो ये श्रीलंका के बारे में ध्यान रखना है। ठीक है, तो श्रीलंका में क्या क्या याद हुआ अब आपको बता देता हूँ मैं, एक बार आप लोग उसको ध्यान से सुन लीजिए। श्रीलंका 1964 में क्या हुआ था सर, नाम परिवर्तित हुआ था इसका, 1964 में सिलोन स्कूल ऑफ सोशल वर्क रख दिया गया था। अब एक बार सुन लीजिए आप शुरुआत से। मैंने कहा कि एक ब्रिटिश उपनिवेश था जो 1948 में स्वतंत्र हुआ, पहली बात। दूसरी बात आपको ये ध्यान रखना है, श्रीलंका में समाज कार्य के परिप्रेक्ष्य में अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो इसी के अंतर्गत जो है जीवन प्रत्याशा
74 वर्ष की गई थी। साक्षरता दर जो था उसका 9% था, इतनी बात ध्यान रखिएगा। और फिर इसने कहा कि 3 ऐसे कारण थे जिसकी वजह से श्रीलंका में समाज कार्य की गति बहुत धीमी थी। एक आपका था राजनीतिक कारण, दूसरा आपका था धार्मिक समूह का विद्यमान होना, तीसरा आपका क्या बताया गया था, समाज मूलक बताया गया था। तो 3 शब्द आपको ध्यान रखना होगा यहाँ पर। फिर उसके बाद क्या बताना है आपको कि श्रीलंका में 3 विभाग आए थे। एक था समाज सेवा विभाग, एक था ग्रामीण विकास विभाग और एक था परिवीक्षा विभाग। ये 3 विभाग आपको ध्यान रखना होगा श्रीलंका में। फिर उसके बाद श्रीलंका में 1952 में सियोन सोशल वर्क जो है संस्थान की स्थापना हो गई और 1964 में इसी का नाम क्या हो गया, बदल दिया गया और क्या रख दिया गया, क्या रखा गया, सियोन स्कूल ऑफ सोशल वर्क रख दिया गया। बस ये बात ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है। इतनी चीज़ अगर आपको पता है तो श्रीलंका में बहुत सारे कंटेंट आप आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। आगे बात करते हैं तो उसके बाद भारत में समाज कार्य आता है। तो बहुत इजी है, आप लोगों को पता है इसके बारे में, फिर भी आप लोग इसको एक बार देख लीजिए, है ना। भारत में व्यवसाय समाज कार्य जो है इंग्लैंड और अमेरिका से ही आया है। कोई पर्टिकुलर अगर हम बात करें तो यूके का नाम ले या यूएसए का नाम ले तो ये उचित नहीं होगा। आप ये बोले कि यूके और संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों जगह से ये भारत में समाज कार्य इतिहास आया। तो पश्चिम में समाज कार्य का जो उद्भव हुआ वो संस्कृति की आवश्यकताओं पर आधारित था। तो 20वीं शताब्दी में भारत में जो है भारत सेवक समाज और सामाजिक सेवा लीग मुंबई में समाज कार्य प्रशिक्षण प्रारंभ किया गया 20वीं शताब्दी में। और बेसिकली 1936 में फिर मुंबई में सर दोराबजी टाटा ग्रेजुएट स्कूल ऑफ सोशल वर्क की स्थापना हुई, है ना। तो ये प्रथम व्यवसाय समाज कार्य का विद्यालय था, पहला यही था भारत का। और ये इसकी स्थापना किसने किया है, सर दोराबजी, एक नाम ही आता है, अपने नाम पर ही किया था, सर दोराबजी टाटा नाम था उनका। तो ये ध्यान रखेंगे। और 1936 में उस समय एक प्रथम निर्देशक आता है, पेपर में हम लोगों से पूछा आता है निर्देशक कौन थे, तो डॉक्टर मनसर्ट करके नाम आता है। डॉक्टर मनसर्ट महोदय इसके जो थे प्रथम निर्देशक के रूप में आते थे। आज वर्तमान में कोई निर्देशक है तो उनका नाम क्या आता है, शालिनी भारत करके आता है नाम। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आप लोग ये ध्यान रखेंगे, इतनी पॉइंट। सर क्या है सर, फिर से डॉक्टर मनसर्ट? हाँ, डॉक्टर मनसर्ट जी ने इसके जो है निर्देशक थे, प्रथम निर्देशक थे, प्रथम निर्देशक थे। अच्छा जी सर अभी शालिनी भारत, अभी जो है शालिनी भारत है। अच्छा अब शालिनी भारत, शालिनी भारत, हाँ शालिनी भारत। अच्छा अब देखिए, आप लोग अगर आप हरियंट वगैरह का बुक देखे होंगे, पढ़े होंगे तो क्वेश्चंस भी लगाए होंगे, आप लोगों को 1946 या तो 47 मिलता है। ये जानते हैं कहाँ मिलता है? ये मिलता है जब हम सर दोराबजी टाटा ग्रेजुएट स्कूल ऑफ सोशल वर्क के नाम की परिवर्तन करने की बात करते हैं। वहीं जब हम लोग इग्नू की किताब पढ़ते हैं तो इग्नू की किताब में आपको मिलेगा सन 1964 में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस इसका नाम परिवर्तित हुआ। सर दोराबजी टाटा ग्रेजुएट स्कूल ऑफ सोशल वर्क स्थापित हुआ और यह संस्थान समाज कार्य में 2 वर्षीय डिप्लोमा प्रदान किया, 2 वर्षीय डिप्लोमा प्रदान किया। तो 1964 में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस जो है वो एक ड्रीम्ड यूनिवर्सिटी के रूप में बनी। लेकिन जब वो ड्रीम्ड यूनिवर्सिटी की बात होती है, इसके बारे में ये कब बना यूनिवर्सिटी, ड्रीम्ड यूनिवर्सिटी, तो नोट कर लीजिएगा 1964 में बना। ये नाम परिवर्तन का नाम 1946 और 47 हमें ध्यान में रखना होगा, ठीक है। दोनों में से कोई एक वर्ष लगा दीजिएगा, अगर दोनों में से दोनों हैं तो 46 को प्राथमिकता आप लोग दीजिएगा। बताइए कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक ना? बताइए एक बार वाला क्लियर नहीं होगा सर जी। 1964 और 1946 47 सर ये समझ में नहीं आ रहा। देखिए सर मैं बता दूं, आप बेसिकली क्या है कि ये मतभेद है नाम परिवर्तन को लेकर। पहले नाम इसका रखा गया था जब स्थापना हुई थी तो सर दोराबजी ग्रेजुएट स्कूल ऑफ सोशल वर्क था,
तो बाद में इसका नाम बदल दिया गया, उसका नाम रखा गया टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस। तो वह कई विद्वानों का मतभेद है, कोई कई किताबों में 1946 मिलता है तो कहीं कहीं 1947 मिलता है हमें। और अगर आप मिल जाता है दोनों अगर ऑप्शन में आप लोगों को क्वेश्चन में, तो आप 46 को प्राथमिकता दे दीजिएगा, ये आपका सही मान लिया जाएगा। अभी तक पेपर में हालांकि आया तो नहीं है, लेकिन ये आप ध्यान रखना है, ठीक है। और 46 नहीं होगा तो 47 श्योर वहाँ पे फिर करेक्ट हो जाएगा। और जो 64 है ये बेसिकली जो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस है, ये एक ड्रीम्ड यूनिवर्सिटी के रूप में घोषित हुआ। कब हुआ? ड्रीम्ड यूनिवर्सिटी के रूप में 1964 में ये घोषित हुआ था, ठीक है। हाँ, ये आपको ध्यान रखना होगा। अब उसके बाद अगर हम बात करें 1964 में जो है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस एक ड्रीम्ड यूनिवर्सिटी बन तो गई। फिर स्वतंत्रता के बाद जो है अनेक समाज विभाग तथा विद्यालय स्थापित किए गए, कई विद्यालय वगैरह बनाए गए स्वतंत्रता के बाद। तो आप लोगों को पूछ लिया जाता है कभी कभी काशी विद्यापीठ के बारे में बताइए, समाज कार्य के बारे में। तो वर्ष 1947 में अगर हम बात करते हैं तो कौन सा समाज कार्य आता है हमारा? काशी विद्यापीठ वाला आता है, ठीक है, बनारस का, वाराणसी का, है ना, करेक्ट रहेगा ये। तो समाज कार्य विज्ञान विद्यालय जो है खोला गया भारत में। कहाँ खोला गया? 1947 में। कहाँ पे खोला गया? तो ध्यान रखिए काशी में, हाँ बनारस में। उसके बाद दिल्ली में अगर हम बात करें तो समाज कार्य यानी दिल्ली में स्कूल ऑफ सोशल वर्क ओपन हुआ, और ये हुआ आपका 1946 में दिल्ली में, ठीक है, दिल्ली में। और फिर उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो आपका आता है लखनऊ समाज कार्य के बारे में। तो लखनऊ विश्वविद्यालय समाज कार्य प्रशिक्षण प्रारंभ कब हुआ था? 1949 से हुआ था। फिर आपसे पूछा जाता है 1950 में बड़ौदा विश्वविद्यालय में समाज कार्य संस्थान खोला गया था, ये आपका 1950 फिर हो जाता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो 1950 के बाद आपका 1952 आता है, 1952 आता है मद्रास, और 1955 में आपका आगरा समाज कार्य शिक्षा जो है प्रारंभ हुई थी। ये चीज़ें हमें देखने को फिर मिलती है। ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स था आप सबके लिए। और भारत में कुल 35 समाज कार्य विद्यालय थे, जब 2005 में 177 हो गए थे। किंतु ये विद्यालय जो हैं समाज में असमान रूप से वितरित हैं। अनेक विश्वविद्यालय समाज कार्य विभाग खोले गए हैं। उदाहरण के तौर पर बात करें अगर हम आसाम विश्वविद्यालय की, कश्मीर विद्यालय की, शिमला विद्यालय, है ना, बहुत सारे ऐसे हैं यूनिवर्सिटीज़ वगैरह हैं जो बेहतर समाज कार्य व्यवसाय में अपनी सक्रिय भूमिकाएं निभाते हैं या सक्रिय योगदान देते हैं, ठीक है। ये बात आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। सर अभी कितने हैं सर? अभी वर्तमान में अगर हम बात करें आप लोगों से तो 177 से प्लस ही है ना, लगभग 200 से आसपास है समाज कार्य का विद्यालय, ठीक है, ठीक है। हाँ, आप आगे बात करते हैं तो समाज कार्य के विकास के लिए भारत में समाज कार्य शिक्षा का पुनरीक्षण हुआ। ये पेपर में आप लोगों ने प्रश्न भी देखा होगा, जहाँ तक उम्मीद है अभी आप करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा यहाँ पर। तो समाज कार्य के विकास में भारत में समाज कार्य शिक्षा पुनरीक्षण समितियाँ आई। ये बेसिकली समाज कार्य के विकास हेतु भारत में विभिन्न प्रकार की जो समितियाँ बनाई गई थी वो जानने की कोशिश करता था, मूल्यांकन करने की कोशिश करता था कि भाई क्या चीज़ें इससे इम्प्रूव हो रही हैं, क्या चीज़ें नहीं, और कितना डेवलप हुआ, कितना डेवलप नहीं हुआ, इन सारी चीज़ों का लेखा जोखा रखती थी ये। तो पुनरीक्षण जो समितियाँ थी, पहले पूछा जाता है पेपर में कि कब आई थी। तो सबसे पहला जो समिति बनेगी वो कब बनेगी आपकी, बताइए जरा एक बार। 65 में, शाबाश, 65 में आपकी पहली बन जाएगी। और दूसरी जो आपकी समितियां बनेंगी वो आपकी बनेगी 1980 में, और जो तीसरी बनेगी वो बनेगी 1998 में। आप लोगों को बता दो ये पेपर में पूछा भी जा चुका है। समितियों के नाम भी होंगे सर? जी, समितियों के नाम 1965 में बनी थी, इसका नाम नहीं, ये नाम नहीं है सर। समाज कार्य शिक्षा पुनरीक्षण समिति प्रथम, द्वितीय, तृतीय ऐसे आता है सर, ऐसा कोई नाम नहीं है ना, ठीक है। इसको आप ध्यान रखिएगा, 3 पुनरीक्षण समितियां हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और फिर उसके बाद इसका गठन हुआ, और जो समाज कार्य के ज्ञान में सुधार के लिए भारत में समाज कार्य व्यवसाय पर 75 यानी 75 से अधिक पुस्तकों का भी प्रकाशन किया गया। 75 से अधिक जो है पुस्तकें रही हैं, है ना। जैसे इसमें कुछ प्रकाशन हैं जो इम्पोर्टेंट रहे हैं, मैं आपको बता देता हूँ, जो पेपर में आप लोगों से पूछा जा सकते हैं।
देख सकते हैं नंबर 1 पर है इंडिया जर्नल ऑफ सोशल वर्क 1940। नोट कर लीजिएगा आप लोग, इंडिया जर्नल ऑफ, या इसी को आओ कहा जाता है, सोशल वर्क 1940 आता है। आप लोगों ने मैच भी किया होगा सवाल में। एक आता है कंटेम्प्रेरी सोशल वर्क, या आपका आता है 1962 में, 1962 में। और उसके बाद आता है पर्सपेक्टिव इन सोशल वर्क 1984 में। और फिर आता है नेशनल जर्नल ऑफ प्रोफेशनल सोशल वर्क 2000 में। और ये जैसे जर्नल थे इनको प्रकाशित किए गए थे, बेसिकली ये खासकर इम्पोर्टेंट थे। इंडिया जर्नल ऑफ सोशल वर्क, कंटेम्प्रेरी सोशल वर्क वाला भी है ना जी। एक आपका बता रहा हूँ, एक आपका पर्सपेक्टिव इन सोशल वर्क, ठीक है। इन सभी चीज़ों को जो है आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये जनरल्स हैं, और ये जनरल जो हैं हम लोगों के पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है, याद रहेगा। एक बार बता दीजिए। हाँ सर, सर 1 मिनट लिख रहे हैं। हाँ लिख लीजिए। चलिए, इसमें साफ शब्दों में अभी मैं आप लोगों की प्रोवाइड भी करा दूंगा, है ना, आप लोगों को मिल जाएगा ये सारी सारे, इसमें कोई डाउट नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को, ठीक है। यस। हाँ, फिर उसके बाद अभी हाल ही में एक 2015 का भी जर्नल है, द इंडियन जर्नल ऑफ सोशल वर्क करके, रिसर्च से रिलेटेड है वो, है ना, वो आपको ध्यान रखना होगा, जो 2015 का काफ़ी फेमस रहा है, ये भी पेपर में हम लोगों से पूछा जाता है ना। सर प्लीज दोबारा नाम बताइए 2015 वाला। 2015 का आप नोट कर लीजिए, द इंडियन जर्नल ऑफ सोशल वर्क रिसर्च, रिसर्च, है ना। सर द इंडियन जर्नल ऑफ सोशल वर्क रिसर्च। रिसर्च, बिल्कुल करेक्ट जवाब। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। आपको एक और बता दूं मैं, यहीं पर एक नाम और नोट कर लीजिएगा, JSSWR करके आता है, जर्नल ऑफ द सोसाइटी फॉर सोशल वर्क एंड रिसर्च करके आता है, जो 2009 आता है, जो 2009 का आता है ना। वो भी हम लोगों के लिए, इससे बता दीजिए। जी सर बिल्कुल, JSSWR 2009, जनरल ऑफ द सोसाइटी फॉर सोशल वर्क एंड रिसर्च 2009। धीरे धीरे सर, धीरे धीरे। ओके, ठीक है। सर खुद से एक बात सर, JSSWR वाला ये 2009 का है ना। जी जी, 2009 का। PDF में उपलब्ध करा दीजिएगा सर। चलिए चलिए, मिल जाएगा, आप निश्चिंत रहें, वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। WR 2009 कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये आप सबके लिए बेसिकली हम लोगों के पेपरों में जो है ना, एग्ज़ाम में आप लोगों ने देखा भी होगा, हमें देखने को मिलते हैं, इसके संबंध में क्वेश्चंस वगैरह जो होते हैं ना, पूछे जाते हैं हम लोगों से, ठीक है भाई। चलिए आगे बात करते हैं, और भी चीज़ें हैं हम लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट्स हैं जो पेपर में आ सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए वहीं अगर बात करते हैं, अच्छा और भी था, अगर मैं बात करूँ तो एक आपका कंटेम्प्रेरी सोशल वर्क था, 1962 का था, पर्सपेक्टिव सोशल वर्क था, 1984 का था, नेशनल जर्नल ऑफ प्रोफेशनल सोशल वर्क था, 2000 का था, है ना। ये मालूम है ना आप लोगों को, मैंने अभी लिखा है, वहाँ पर मिल जाएगा आपको, है ना, ठीक है। आगे देख लीजिए। अब दक्षिण पूर्व एशिया की बात कर लेते हैं, दक्षिण पूर्व एशिया की बात कर लेते हैं। तो दक्षिण पूर्व एशिया में अगर हम जब बात करते हैं, तो दक्षिण पूर्व एशिया में समाज कार्य जो है बेसिकली उसके अंतर्गत कुछ देश आते हैं। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं तो एक आपका आ जाएगा इंडोनेशिया। इंडोनेशिया अभी हम लोगों ने किसका देखा है भाई, बताइए जरा एक बार। दक्षिण, नहीं 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 नहीं, अभी हम लोगों ने किसके बारे में पढ़ रहे थे? दक्षिण एशिया का। हाँ, दक्षिण एशिया का पढ़ रहे थे। अब हम पढ़ने चल रहे हैं दक्षिण पूर्व एशिया के बारे में। अच्छा, दक्षिण एशिया में हमने 3 ही के बारे में क्यों पढ़ा? हमने इसलिए 3 के बारे में पढ़ा क्योंकि ये तीनों में समाज कार्य व्यवसाय की प्रक्रिया संचालित थी, इसलिए हमने पढ़ा व्यवसाय समाज कार्य के बारे में, ठीक है ना। याद रखना ये बात भी, तो पता चले आप लोग और भी देशों के बारे में, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान वगैरह के बारे में सोचने लगे
ये गलत होगा आप सबके लिए, ठीक है। पेपर में ऐसे नहीं प्रश्न आते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। तो इसमें अगर हम बात करें तो दक्षिण पूर्व एशिया में कई देश आते हैं। तो इसमें एक इंडोनेशिया आपका आता है, मलेशिया आपका आता है कि नहीं, और उसके बाद आपका फिलीपींस आता है, और उसके बाद आपका सिंगापुर आता है ना, और उसके बाद थाईलैंड आता है, ठीक है, और वियतनाम आता है, वियतनाम आता है। इतने नाम हमें देखने को मिलते हैं कहाँ पर, ध्यान रखेंगे, दक्षिण पूर्व एशिया में, इंडोनेशिया। अब इंडोनेशिया समाज कार्य के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं हम लोग। बेसिकली यह विश्व का चौथा सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश माना जाता है ना, ये वाला इंडोनेशिया को। और इसी जनसंख्या की अगर बात करें 2004 में इन्होंने 23 करोड़ 84 लाख, हालांकि डाटा नहीं पूछा जाएगा आप लोगों से, ठीक है, लगभग जनसंख्या यहाँ पर जो है निवास कर रही है, ऐसा माना जाता है। तो आप लोगों को बताऊँ कि 1944 में, इंडोनेशिया की बात कर रहा हूँ, 1945 में इंडोनेशिया को स्वाधीनता प्राप्त हुई। देखिएगा ध्यान से सभी लोग, यहाँ पर क्या प्राप्त हुई, स्वाधीनता प्राप्त हुई। कब प्राप्त हुई इंडोनेशिया में, 1945 में प्राप्त हुई। पहली बात, केवल कीवर्ड्स को ध्यान रखो, है ना, कीवर्ड्स अगर पता रहेंगे आप तब आप आराम से बना भी लोगे, मीनिंग वगैरह लिखने का तरीका आप बना लोगे, कीवर्ड्स आपको पता होना चाहिए बस, ठीक है। और ये सांस्कृतिक दृष्टि से जो है एक विविधपूर्ण देश माना जाता है ना। और यहाँ अगर हम बात करें तो 350, ठीक है, मान्यता प्राप्त नस्लीय भाषाई समूह होता है या है ना। और इंडोनेशिया में 88% मुसलमान हैं। इंडोनेशिया में कितने प्रतिशत मुसलमान हैं, 88% मुसलमान हैं, ठीक है। और 2002 में अगर हम बात करें इंडोनेशिया के बारे में, तो 2002 में देश का जो सकल घरेलू उत्पाद, जिसको जीडीपी आप बोलते हैं, है ना, 172 यानी 172.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, है ना, 2002 में। और प्रौढ़ साक्षरता दर जो है इंडोनेशिया की अगर हम बात करेंगे तो 90 यानी 90.2% है ना। ये कीवर्ड्स हैं, इससे आप लिख सकते हैं पेपर में। जीवन प्रत्याशा, जैसे अगर आप श्रीलंका की 74 देख रहे थे, तो यहाँ पर आप अगर आपसे पूछा जाएगा इंडोनेशिया की जीवन प्रत्याशा, तो 68.8 वर्ष बताई गई है पुरुषों की। स्त्री को बताया गया है 71.8 वर्ष, स्त्री को ये बताया गया 71.8 वर्ष ये बताया गया है, ठीक है, इंडोनेशिया में। तो इंडोनेशिया में अनेक अलाभकारी संगठन हैं, एनजीओज वगैरह हैं, जो सामाजिक समस्याओं के शमन हेतु कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं इंडोनेशिया में। तो इंडोनेशिया 3 प्रकार, वहाँ पे अगर हम बात करें इंडोनेशिया में जो है 3 प्रकार के सामाजिक कार्यकर्ता पाए जाते हैं। अपने भारत में तो एक ही प्रकार के पाए जाते हैं, लेकिन इंडोनेशिया में 3 प्रकार के सामाजिक कार्यकर्ता पाए जाते हैं। अब ये बात ध्यान रखने वाली बात है, कौन कौन से हो सकते हैं, इनको अगर आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। नंबर 1 पॉइंट आप नोट करिएगा, अशासकीय संगठन वाले हैं। जो अशासकीय संगठन वाले हैं वो भी एक प्रकार से संगठन सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जिनमें बताया गया कि काम करने वाले जो स्वैच्छिक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जो कार्यशील और सामाजिक कार्यकर्ता या लोक सेवा या व्यावसायिक सामाजिक कार्यकर्ता की भूमिका निभाते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा इसके अंतर्गत, ठीक है, क्लियर रहेगा। बता दीजिए एक बार। सर एक बार दोबारा बताइए। हाँ, अशासकीय संगठन में काम करने वाले जो होते हैं वो एक स्वैच्छिक सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं, एक स्वैच्छिक सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं, ठीक है। एक वो हो गया आपका स्वैच्छिक वाला सामाजिक कार्यकर्ता। नंबर 2 जो आपका माना जाएगा कार्यशील सामाजिक कार्यकर्ता। कार्यशील सामाजिक कार्यकर्ता, इन्हीं को ही कहा जाता था, लोक सेवक भी बोलते थे इन्हीं को, लोक सेवक भी कहते थे इन्हीं को। और जो तीसरा है वो व्यावसायिक सामाजिक कार्यकर्ता, जो अपने इंडिया में चल रहा है वही है व्यावसायिक सामाजिक कार्यकर्ता, है ना, व्यावसायिक सामाजिक कार्यकर्ता। ये 3 लोग हो गए, आप लोग इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब वीडियो तो बन रहा है सर इसका? जी सर, हाँ जी, वीडियो बनाया जा रहा है, वीडियो बन रहा है। अब आप ध्यान से सुनिए, आपको बताऊं इंडोनेशिया में 1957 में, जैसे आपने देखा अभी
सिलोन समाज कार्य संस्थान 1952 श्रीलंका में किस तरीके से भूमिका अपना बनाया उसने, प्रथम जो समाज कार्य का पहल की गई थी उस समय देखने को मिला था। तो ठीक उसी प्रकार से इंडोनेशिया में 1957 में ना एक बदुंग एक क्षेत्र है, क्या नाम है उसका, बदुंग। इस बदुंग में प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ हो गया इंडोनेशिया में, और ये हुआ 1957 में, ठीक है, ये स्टार्ट हुआ। और दो व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों को प्रारंभ किया गया है इसमें, है ना। और फिर उसके बाद आपको बता दूं कि सन 1969 में इंडोनेशिया में ही आपको बता दूं स्कूल ऑफ सोशल वेलफेयर की स्थापना हुई। स्कूल ऑफ सोशल वेलफेयर की स्थापना हो गई। ये बात आप ध्यान रखिएगा, 1969 और 1957, ये दो बात यहाँ पे। इसका उद्देश्य केवल यही था कि समाज कार्य में स्नातक और परास्नातक, मतलब जो पोस्ट ग्रेजुएट है, उसकी उपाधि जो है प्रदान करने के परिप्रेक्ष्य में था। इंडोनेशिया में 33 सार्वजनिक हैं और निजी विश्वविद्यालय समाज कार्य में प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं। इंडोनेशिया विश्वविद्यालय, ठीक है। और अगर हम बात करें तो एक बदुंग स्कूल ऑफ सोशल वेलफेयर है जो अभी आपने देखा, एक आपका बोगोर इंस्टीट्यूट करके आता है, वो भी है। हालांकि बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ वगैरह हैं जो मास्टर कार्यक्रम जो है चलाते हैं, ठीक है। तो आप ध्यान रखेगा, केवल यहाँ इंडोनेशिया में शुरुआत से बताता हूँ। 2004 में ये बेसिकली बताया गया कि इंडोनेशिया एक स्वाधीनता प्राप्त सांस्कृतिक दृष्टि से देखने वाला एक विविधपूर्ण देश माना जाता है। और उसके बाद 2000 जो है आपका आता है 2002 में जीडीपी की बात हुई, जहाँ बताया गया कि ये जो है 172.9 मिलियन डॉलर अमेरिकी डॉलर था ये। और इसकी प्रौढ़ साक्षरता की जो दर बताई गई है प्रौढ़ के लेकर, वो 90.2% बताई गई है। और जीवन प्रत्याशा की अगर हम बात करते हैं पुरुषों में तो 68.8 है, स्त्रियों में 71.8 है, ये ध्यान रखेंगे। फिर उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि 1957 में क्या हुआ, बदुंग में प्रशिक्षण प्रारंभ कर दिया गया था। फिर उसके बाद 69 में क्या हुआ, स्कूल ऑफ सोशल वेलफेयर की स्थापना हो गई। बस इतनी बात आप लोगों को ध्यान रखना है जब यहाँ से समाज कार्य प्रशिक्षण देना प्रारंभ हो गया था। बस इतनी बातें आपको पता होना चाहिए, ज़्यादा इसमें कुछ नहीं, केवल कीवर्ड्स को आप लोग ध्यान रखें, बस कीवर्ड्स को। उसके बाद बात करते हैं मलेशिया समाज कार्य के बारे में। मलेशिया समाज कार्य में अगर हम बात करें कीवर्ड्स में, तो सबसे पहले आप ध्यान रखें 2002 में मलेशिया की जनसंख्या लगभग 24.5 बिलियन थी, जिसमें से लगभग 51 मलयन और 24.1 चीनी थे। हालांकि ये आप लोगों से पेपर में नहीं पूछा जाता है कितना मलयन वाली जनसंख्या है, कितना चीनी वाली जनसंख्या है, आपसे पेपर में नहीं पूछा जाता है ये सब, ठीक है। फिर अगर हम बात करें यहाँ पे तो 1957 आता है यहाँ पे मलेशिया में। यह 1957 में मलेशिया स्वतंत्र हुआ। मलेशिया कब स्वतंत्र हुआ था, 1957 में स्वतंत्र हुआ था, ये बात ध्यान रखेंगे। फिर दूसरे पॉइंट पे आपको ये ध्यान रखना कि मलेशिया में 1940 तक में जो है कल्याण सेवाएं विभिन्न धार्मिक और दानदाताओं पर आधारित थी। तो 1940 तक कल्याण सेवाएं विभिन्न धार्मिक और दानदाता संगठनों के द्वारा जो है प्रदान करती थी। तो ये आप रखिएगा, दूसरा वर्ष याद। फिर उसके बाद मलेशिया में ही एक व्यवसाय के रूप में समाज कार्य का जब विकास स्टार्ट हुआ तो वो माना जाता है 1940 में व्यवसाय समाज कार्य का विकास देखने को हमें मिला था 1940 में। फिर मलेशिया में ही 1946 में उपनिवेशीय प्रशासन के एक समाज कल्याण विभाग विकसित हुआ। तो समाज कल्याण विभाग कब विकसित हुआ, 1946 में। समाज कल्याण विभाग कब विकसित हुआ, ध्यान रखेंगे, समाज कल्याण विभाग कब विकसित हुआ मलेशिया में, तो आप बता दीजिएगा 1946 में, ठीक है। तो प्रारंभ में समाज कल्याण अधिकारी अंग्रेज थे और उन्हें सामाजिक सेवा के अध्ययन के लिए लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में जाना पड़ता था, ठीक, वहाँ पढ़ते थे। तो बेसिकली लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का प्रारूप तैयार किया गया और यही पाठ्यक्रम जो है 1952 में 2 वर्षीय के रूप में आ गया। मलेशिया में नेशनल साइंस यूनिवर्सिटी ने भी सामाजिक विकास और प्रशासन पर एक स्नातक पाठ्यक्रम जो है प्रारंभ किया और स्नातक पाठ्यक्रम जो मलेशिया स्टार्ट किया है वो 1976 था।
वो 1976 था। बस इतनी बात आप लोगों को यहाँ से ध्यान रखना है मलेशिया के संबंध में, 3-4 वर्ष। ठीक है, क्लियर रहेगा? बता दीजिए। जी केवल कीवर्ड्स को आप लोग ध्यान रखेंगे तो अच्छा रहेगा आप सबके लिए, है ना। एक बार रिकॉर्डेड और देखना पड़ेगा बस। आप देख लेंगे तो अच्छी बात है, आप देख लेंगे तो आपको कंठस्थ वो सारी चीज़ें याद रहेंगी, है ना। और मेरे हिसाब से देखना भी चाहिए आप लोगों को, जो चीज़ें ना समझ में आए 1-2 बार और देख लिया करें, आपको वो चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी, फिर कोई दिक्कत होगा ही नहीं आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं, और भी एक आध पॉइंट पर जिक्र करते हैं। हमारे सामने एक और आता है, फिलीपींस के बारे में आता है। फिलीपींस के बारे में अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो ये भी इम्पॉर्टेंट है हम सब के लिए। फिलीपींस की जनसंख्या बेसिकली 84.6 मिलियन है। यहाँ की जीवन प्रत्याशा की अगर मैं बात करूँ तो 69.3 वर्ष माना जाता है जीवन प्रत्याशा। फिलीपींस की जीवन प्रत्याशा यहाँ की जो मानी जाती है वो कितनी मानी जाती है? 69.3 वर्ष माना जाता है। ठीक है, यहाँ जनसंख्या जो ईसाई की है ज़्यादा है, 92% जो है ईसाई रहते हैं यहाँ पे, 92%। ठीक है, और साक्षरता दर अगर हम बात करते हैं यहाँ पर आपकी कितनी मानी जाती है? 96 मानी जाती है साक्षरता दर। साक्षरता दर 96 मानी जाती है। 5% मुसलमान रहते हैं, 5% इसमें। ठीक है, बाकी अदर जो बचते हैं आपके 3%, उसमें सभी जो है जाति वगैरह वाले आ जाते हैं इसमें, और भी। ठीक है, यहाँ अगर हम बात करें तो इनकी जो भाषा है फिलीपींस की, वो फिजीजीनो है। फिजीजीनो राष्ट्रभाषा है, फिजीजीनो है ना, फिजीजीनो करके आता है राष्ट्रभाषा। अंग्रेजी बोली जाती है यहाँ पर। अमेरिका और इंग्लैंड के बाद यह विश्व का तीसरा बड़ा अंग्रेजी भाषी वाला देश माना जाता है फिलीपींस। विश्व का तीसरा, सबसे नंबर 1 पर आता है अमेरिका, नंबर 2 पे आता है ब्रिटेन, और नंबर 3 पर ये फिलीपींस आता है, जहाँ पे अंग्रेजी सबसे ज़्यादा बोली जाती है। ठीक है, और ये जो है विशिष्ट सामाजिक मूल्य, और अगर हम बात करें यहाँ पे जिसको कहते हैं सहकारिता और सहभागिता विद्यमान रहती है इसमें। 1950 का दशक आता है फिलीपींस में, तो इसमें बेसिकली क्या हुआ कि समाज कल्याण कार्यक्रमों पर बल दिया गया था। 1950 में समाज कल्याण कार्यक्रमों पर बल दिया गया था। ठीक है भाई, ये बात ध्यान रखिएगा। और फिलीपींस विश्वविद्यालय का इस कॉलेज ऑफ सोशल वर्क एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट, समाज कार्य शिक्षण के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाने लगा। तो फिलीपींस में एक विश्वविद्यालय, ये भी आप चाहो तो नोट कर लो, फिलीपींस। ठीक है, विश्वविद्यालय का कॉलेज, ठीक है, ऑफ सोशल वर्क, ठीक है, एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट, ठीक है, समाज कार्य शिक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। ये बात आपको ध्यान रखना है। और फिर उसके बाद इस विश्वविद्यालय में समाज कार्य जो है 1950 में समाज कल्याण के एक प्रभाग के रूप में ये स्थापित हो गया, ये। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो ये था फिलीपींस के बारे में, कुछ ज़्यादा खास नहीं है, केवल 1950 आप लोग यहाँ पर ध्यान रखें। ठीक है, उसके बाद आता है थाईलैंड का समाज कार्य। थाईलैंड जी जीवन प्रत्याशा मतलब क्या होता है? जी, जीवन प्रत्याशा मतलब क्या होता है? जीवन प्रत्याशा मतलब एक होती नहीं कि हमारे यहाँ कितने साल तक जो जीवन प्रत्याशा हो सकते, मतलब कितने साल तक मैक्सिमम जी सकते हैं लोग, है ना। जीवन दर मतलब हाँ, कितनी उम्र तक आप जी सकते हो कितना, है ना। हाँ, जैसे अपन अपने अगर हम बात करें अपने यहाँ इंडिया की जीवन प्रत्याशा कितनी है, बताएं जरा। 60। भारत की जीवन प्रत्याशा कितनी है? 62 है ना। ओके, 6। देखो अभी मैं 62 है सर। जी मैं आपको बताता हूँ, नई चीज़ों से अपडेट कराता हूँ आप लोगों को। बता दूँ मैं आप लोगों को कि अभी हाल ही में एक वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप में आपको मालूम होगा मनाया गया था 2022 में। तो उसमें एक सैंपल रजिस्टर्ड सिस्टम होता है SRS पर, है ना। उसके द्वारा एक सर्वे हुआ और उसमें बताया गया कि 2021 में, है ना, कि 69 वर्ष और 4 महीना
जो वैश्विक जीवन प्रत्याशा को बता रहा है आपको 72.81 वर्ष से कम। तो मान के चलिए कि आपको 72 बताया गया है जीवन प्रत्याशा भारत की। अभी हाल ही की बात है, हालांकि 2021 में होना था जनगणना, आपको मालूम है कोविड की वजह से नहीं हो पाया। तो अलग अलग जो हैं एनजीओ हैं और सारे जो काम कर रहे हैं गवर्नमेंट से जुड़े हुए, उनके सर्वे के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ, इतना बताया जा रहा है अभी। ठीक है, पेपर में भी अगर आएगा तो ऐसे ही कुछ आप लोगों को देखने को मिलेगा वहाँ पर। SRS बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखिएगा। ये जीवन सारणी 5 साल के अंतराल में निकालती है अपनी, 5-5 साल पे, है ना, 5-5 साल पे। पहले 70 में शुरुआत हुआ था, 5-5 साल पे ये निकालती है। ये बात आप ध्यान रखिएगा, हर 5-5 साल पे निकालती है। तो मैं उन्हीं के आधार पे आपको बता रहा हूँ, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। आगे बात करते हैं थाईलैंड समाज कार्य के बारे में, है ना। थाईलैंड में अगर हम बात करें आप लोगों से, तो इसकी जीवन प्रत्याशा बताई गई है 71 बताया गया है थाईलैंड का, 71.6 बताया गया है वर्ष जीवन प्रत्याशा। साक्षरता दर यहाँ की जो बात करती है वो 92.6 बताई गई है। अगर हम बात करें तो इस देश में जो है 80% थाई लोग रहते हैं, थाई लोग, है ना, थाई लोग रहते हैं 80%। चीनी कितने लोग रहते हैं, कितने परसेंट, तो 10% रहते हैं। ठीक है, देश की जनसंख्या 90% जनसंख्या जो है बौद्ध पर ही आधारित है, ये है ना, बौद्ध पर। थाई लोग मतलब कौन सर? ये थाईलैंड के लोग हैं, वो वहीं के लोग हैं, वहीं के निवासी हैं, उनको एक जाति वही बता दी गई है, थाई लोग, है ना। और जिन मूल निवासी है हाँ, वहाँ पे जो मूल निवासी है, अच्छा, करेक्ट। बौद्धिस्ट कल्चर चलता है ना सर? हाँ जी, हाँ जी, बौद्धिस्ट कल्चर है, क्योंकि जनसंख्या 90% बौद्ध को ही मानते हैं वो लोग। थाईलैंड में ना समाज कार्य जो है लंबे समय के तक जो है अपेक्षित रहा है। थाई सरकार जो है समाज कार्य पर कम ध्यान देती है, कम संसाधन के कारण जो है उच्च गुणवत्ता युक्त जो सेवाएं हैं वो उसको प्रोवाइड कराने में मुश्किल होता है उसको, है ना। तो सन 1997 में 1997 में संविधान, अगर हम बात करें तो संविधान द्वारा परिवर्तित जो कानून है, उन कानूनों ने थाईलैंड में समाज कार्य के लिए एक प्रेरक वातावरण बनाया था। और ये बात हुई 1997 में हुआ था ये। ठीक है, तो वर्तमान में यहाँ समझ में नहीं आया। मतलब एक इन्होंने ना एक वातावरण तैयार किया कि भाई अब हमें समाज कार्य के बारे में सोचना चाहिए, लोगों को जागरूक होना चाहिए, लोगों को इस तरीके की भूमिका होनी चाहिए कि लोग एक काउंसलिंग कर सकें। इस तरीके की बातें 1997 में आना शुरू हो गई। तो ये बातें थी थाईलैंड में समाज कार्य के लिए लोगों को प्रेरक वातावरण बनाना, मतलब एक प्रकार से लोगों को जागरूक करने के संबंध में, लोगों को एक इकट्ठा करने के संबंध में, सहभागिता के संबंध में 1997 से थाईलैंड में ये चीज़ें प्रारंभ हुई। ठीक है, तो वर्तमान में यहाँ जो है महाविद्यालय, विश्वविद्यालय समाज कार्य में जो है स्नातक और परास्नातक मतलब पीजी कार्यक्रम भी संचालित किया गया। ठीक है, याद रखेंगे। और उसी समय में आपको बता दूं फैकल्टी ऑफ सोशल एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर कार्यक्रम संचालित हो गया। तो एक इंस्टीट्यूट का नाम नोट कर लीजिए आप लोग, फैकल्टी ऑफ, या आओ भी कहा जाता है, सोशल एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, में एक मास्टर कार्यक्रम स्टार्ट हो गए। मास्टर कार्यक्रम क्या हो गए, प्रारंभ हो गए। बस ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पे थाईलैंड के बारे में। ठीक है, फिर 1997 ही आएगा। 1997 आएगा, बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, तो ये थाईलैंड के बारे में था, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ें देख लेते हैं हम लोग। अच्छा, पीएचडी वगैरह भी अगर हम बात करें, मलेशिया में भी उतना अनमोलर्स का नाम आप लोगों ने सुना ही होगा, है ना। वो सिंगापुर वाले समाज कार्य में देखने को मिलता है। समाज कल्याण विभाग की अगर सिंगापुर में अगर हम बात करें, अच्छा सिंगापुर तो नहीं लिखा हुआ यहाँ पे, मैं यहाँ पे बगल में आप लोगों को थोड़ा सा बता देता हूँ, इसके बगल में सिंगापुर के बारे में नोट कर लीजिएगा, सिंगापुर समाज कार्य के बारे में। यहाँ समाज कल्याण विभाग की स्थापना सिंगापुर में 1946 में हुआ था, 1946 में हुआ था। ये समाज कल्याण विभाग था, समाज कल्याण विभाग की स्थापना हुई थी 1946 में। और मलेशिया एसोसिएशन ऑफ अनमोनर्स पंजीकृत किया गया, कौन सा, मलेशिया एसोसिएशन ऑफ अनमोनर्स, ठीक है,
ये 1954 में आया, ठीक है। और सिंगापुर एसोसिएशन ऑफ सोशल वर्कर्स, इसका गठन हुआ 1965 में, 1965 में, ठीक है। अब पहली बार समाज कार्य का एक विषय के रूप में विश्वविद्यालय प्रारंभ हुआ मलेशिया में 1952 में। पहली बार समाज कार्य एक विषय के रूप में, समाज कार्य एक विषय के रूप में आया, 1952 में, ठीक है। याद रखेंगे आप सभी लोग ये। और एक फैमिली रिसोर्सेज एंड ट्रेनिंग सेंटर स्थापित हुआ था सिंगापुर में ही, और वो हुआ था आपका 1991 में। बस ये बात ध्यान रखिएगा, इतना काफ़ी है आप लोगों के लिए। मेरे फैमिली वाले एक बार और रिपीट कर। हाँ, फैमिली रिसोर्सेज एंड ट्रेनिंग सेंटर, ठीक है, 1991। उसके बाद आपका आता है वियतनाम। वियतनाम में बेसिकली पुनर्नवीनीकरण की प्रक्रिया जब शुरू हुई। अच्छा, युद्ध के बाद ये देश काफ़ी बर्बाद हो गया था वियतनाम। बाद में सरकार यहाँ की जो वियतनाम की थी वो उन्होंने पुनर्प्रक्रिया स्टार्ट की थी, और ये पुनर्प्रक्रिया कब स्टार्ट हुई थी? 1986 में स्टार्ट हुई थी वियतनाम में। पुनर्वीकरण कह सकते हैं आप, 1986 में ये स्टार्ट हुई थी यहाँ पर, ठीक है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है आप सबके लिए। और इसमें अगर हम बात करें, समाज कार्य का कार्यालय बनाया गया था, और समाज कार्य का जो कार्यालय बनाया गया, समाज कार्य का कार्यालय 1957 में बनाया गया था, ठीक है, और 1957 में। और आप ध्यान रखिएगा, वियतनाम आर्मी स्कूल ऑफ सोशल वर्क की स्थापना 1957 में हुआ था, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। और 1900 इसी में आपको बता दूं, 1968 में नेशनल स्कूल ऑफ सोशल वर्क बना था, नेशनल स्कूल ऑफ सोशल वर्क बना था 1968 में, ठीक है। और यहीं से ही 2 वर्षीय पाठ्यक्रम जो है जारी किया गया था 1968 से। 2 वर्षीय पाठ्यक्रम यहीं से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। बस ये बात आपको ध्यान रखना है। फैकल्टी ऑफ वोमेन स्टडी ने समाज कार्य को स्नातक पाठ्यक्रम में भी शुरू किया गया था। उतना इम्पोर्टेंट नहीं, इसको छोड़ दीजिए, ठीक है। तो ये चीज़ें रहेंगी आपके लिए। तो मैंने अभी आप लोगों को यहाँ पर जो है बता दिया है, आप सभी लोगों को ध्यान रखेंगे। काफ़ी इम्पोर्टेंट ये पॉइंट्स था जो रिलेट करता था दक्षिण पूर्व एशिया के बारे में। मैंने आपको बताया है इंडोनेशिया के बारे में, मलेशिया के बारे में, फिलीपींस के बारे में, सिंगापुर के बारे में, थाईलैंड के बारे में और वियतनाम के बारे में। इतने नाम आप लोगों को ध्यान रखने हैं इसमें, ठीक है। आगे बढ़ेंगे और उसके बाद इससे आगे हम कल पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा आप यहाँ पर हेडिंग देखे रहिएगा, ठीक है। ये है आपका पूर्वी एशिया। अब पूर्वी एशिया के अंतर्गत जो समाज कार्य का विकास हुआ है वो आपको बता दूँ, इसमें एक चीन आएगा, एक आपका इसमें जापान आएगा, आपका इसमें एक कोरिया आएगा। ये 3 आपके देश आने वाले हैं, ठीक है। तीनों के तीनों देश जो हैं इम्पोर्टेंट है, इनके बारे में मैं कल बताऊंगा, और मध्य एशिया के बारे में भी कल बताऊंगा, तो आपका कवर हो जाएगा। 4 भागों में डिवाइड हुआ है, तो मैंने 2 बता दिए हैं, 2 रह गए हैं, 2 मैं कल बताऊंगा आप लोगों से, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही रखिए आप लोग।